जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर क्लासेस जो चल रही हैं उसमें हमने अभी जो यूनिट 9 का पोर्शन था उसको कवर करना चालू किया था। यूनिट 9 में जो अभी हम कवर कर रहे थे उसमें हमारा कुछ एक दो आयोग बचे हुए हैं। एक दो आयोगों में क्या क्या है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश विनियामक फीस विनियामक आयोग जो है उसके बारे में कुछ बातें बची हुई हैं। तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो इस लेक्चर में हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या है मध्य प्रदेश फीस विनियामक आयोग जो है या फीस विनियामक समिति जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो को चालू करते हैं, यहाँ से क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, जो हमारा पढ़ने का पैटर्न था उसी पैटर्न के आधार पर हम इसको ही करेंगे कि हमको पहले क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर वाले को करना है, देन हम क्या करेंगे, राजकीय स्तर वाले को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर वाले को, देन हम क्या देखेंगे, राजकीय स्तर वाले को, ताकि दोनों चीज़ें आपको क्या रहे आई, क्लियर रही आए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में। पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, संवैधानिक आयोग है जो कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कैसे, एक क्या है, किस प्रकार का संवैधानिक आयोग है, कब स्थापित किया गया, 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ है संविधान में वर्णन, 338 बी में। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एससी पढ़ा, एसटी पढ़ा। जिस एससी का वर्णन कहाँ था, एससी का वर्णन कहाँ था, 338 में। एसटी का वर्णन कहाँ था, 338 का में। ठीक है, 338 ए में। और 338 बी में किसका वर्णन आ जाता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का आ जाता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 340। देखो अनुच्छेद 340 की कहानी क्या है, इसके बारे में जो MCQ 1 था, ठीक है, MCQ 1 की जो क्लास थी उसमें अनुच्छेद 340 के तहत जितनी भी कहानी हुई है, जो आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, ठीक है, जिसको कालेलकर काका कालेलकर आयोग बोलते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था जिसको मंडल आयोग बोलते हैं, काका कालेलकर आयोग की अनुशंसाएं क्या थी, मंडल आयोग की अनुशंसाएं क्या थी, दोनों का गठन कब हुआ, दोनों ने अनुशंसाएं कब दी। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ क्या था कि कितनी जातियों को बताया गया। उसके बाद पूरा जो आरक्षण की खेल चालू होता है, 27%, बाद में 10%, VP सिंह की सरकार गिरना, नरसिम्हा राव की सरकार आना, और इंदिरा गांधी का जो केस इंदिरा साहनी केस जो चालू होता है, वो पूरी कहानी है ना। इसके बारे में हमने MCQ क्लास 1 में पूरा विस्तार से चर्चा की हुई थी। तो इस बार अब यहाँ पे वापस उसको चर्चा नहीं किया जाएगा। आप में से अगर किसी को भी जानना है उसको, ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं उसको MCQ क्लास 1 में। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे इतने फैक्ट याद रखने हैं। 340 की कहानी क्या है वो आपको वहाँ से जाके देख लेनी है, दोबारा उसी चीज़ का क्यों रिपीटेशन करना। ठीक है, अब आता है भारत में OBC आरक्षण का इतिहास क्या है। पूरी चर्चा इसकी की जा चुकी है, वहाँ जहाँ वहीं जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया। ठीक है, MCQ क्लास 1 में पूरी चर्चा की जा चुकी है भारत में OBC आरक्षण के इतिहास की। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है जिसको काका काका कालेलकर आयोग बोलते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है जिसको मंडल आयोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा की हुई है। अब आते हैं अन्य तथ्यों में। तो अन्य तथ्यों में क्या क्या था, ये हमने देखा हुआ है कि 1992 में इंदिरा साहनी वाद हुआ था, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 10% वाला फैसला पलट दिया था, 27% वाले फैसले को सही रखते हुए 50% का कैप लगा दिया था, और साथ ही साथ क्या बोल दिया था कि क्रीमी लेयर भी लगाया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो 1993 से लेकर के 2016 तक 7 बार इस आयोग को गठन किया गया था, ये भी हमने वहीं पर देखा हुआ था। ठीक है, जब पहली बार OBC आयोग बनाया गया, जो किस प्रकार का आयोग होता था, एक स्टेचुटरी आयोग होता था, विधायी आयोग होता था। जब पहली बार 1993 में बनाया गया तब उसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, RN प्रसाद बनाए गए। ठीक है, आखिरी बार ये आयोग कब गठित किया गया था, 2013 में गठित किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे, बंगला ईश्वरैया थे। आखिरी बार ये आयोग कब गठित किया गया, 2013 में गठित किया गया, तब इसके अध्यक्ष बंगला ईश्वरैया थे। उसके पश्चात क्या हो गया, उसके बाद जो अगला गठन हुआ वो सीधे कब किसके तहत होता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, 338 बी के तहत होता है। किसके तहत, 338 बी के तहत होता है। ये जो आयोग गठित किए जा रहे हैं किसके तहत गठित किए जा रहे हैं, 340 के तहत गठित किए जा रहे हैं। ठीक है, 340 में बताई गई प्रक्रिया के तहत गठित किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है विशेष। तो हमने विशेष में भी पीछे बातें देख ली कि 2018 में क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दे दी गई, संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो किसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत। आप चाहे इसको 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बोल लीजिए, या इसी को क्या बोल लीजिए, 123वां संविधान संशोधन बिल अथवा विधेयक बोल लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 338 खा के सब क्लॉज 2 में। अब जैसा कि हमने वहाँ पीछे भी देखे हुए थे, जैसे SC आयोग में, ST आयोग में, उसी तरीके से हम यहाँ पे उसी इस चीज़ को कवर करेंगे OBC आयोग को। जैसे क्या आता है, सबसे पहले 338 खा का सब क्लॉज 2 आता है। 338 खा के सब क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, आयोग की संरचना दी हुई। कौन सा आयोग, OBC आयोग। ठीक है, क्या होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। एग्जैक्टली सेम संरचना आपको कहाँ देखने को मिल रही थी, SC ST आयोग में भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और इस कार्यकाल और सेवा शर्त का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये बात कहाँ लिखी, 338 ख सब क्लॉज 2 में।
फिर आता है 338 सब खास सब क्लॉज 5 है ना। 338 बी सब क्लॉज 5 में क्या दिया है, आयोग के कार्य दिए हैं, आयोग के कर्तव्य दिए हैं। कौन सा आयोग, ओबीसी आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग। देन आता है 338 खा का सब क्लॉज 6, हमने क्या देखा वहाँ पीछे 2 देखा, हमने क्या देखा 5 देखा, अब आता है 6 है ना। 338 खा सब क्लॉज 6, इसमें क्या दिया है, आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। कौन सा प्रतिवेदन, जो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होगा वो प्रतिवेदन किसको सौंपा जाएगा, आयोग द्वारा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको संसद के पटल पर रखवाएगा, संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। फिर आता है 338 खा सब क्लॉज 7, 338 खा सब क्लॉज 7 में क्या लिखा गया, आयोग द्वारा प्रतिवेदन सबमिट किया जाएगा किसको, राज्यपाल को। कौन सा प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेगा, वह प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाएगा जिसका संबंध किससे होगा, संबंधित राज्य से होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर आता है 338 खा सब क्लॉज 8, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 338 खा सब क्लॉज 5 हमने पीछे पढ़ा, उसमें क्या दिया था, आयोग के कार्य दिए थे। और यहाँ 308 वाले में क्या दिया हुआ है, आयोग की शक्तियाँ दी हुई है, ठीक है। तो कार्य और शक्तियाँ अलग अलग जगह मेंशन है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे 342 ए, आपको याद रखना है, 1 मिनट। 342 ए, 342 ए के तहत क्या है, इसके तहत राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने की शक्ति दी गई है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श कर सकते हैं, परंतु पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन के लिए संसद में कानून पारित किया जाना आवश्यक है। देखो आपने पीछे क्या पढ़ा था, जब हमने एससी पढ़ा और जब हमने एसटी पढ़ा, तो हमने सबसे पहली बात जो देखी थी इन दोनों को चालू करने के पहले कि एससी क्या होता है और एसटी क्या होता है। तो उसमें हमने क्या देखा था, 366 सब क्लॉज 24 के तहत जो बातें की गई थी, ठीक है, जो जिसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, एससी। और वो कैटेगरी बनेगी कैसे, 341 के तहत बनेगी, ये बात हमने देखी थी, ठीक है। जब हमने एसटी देखा तो हमने क्या देखा कि 366 सब क्लॉज 25 के तहत जिसको रखा जाएगा वो एसटी कहलाएगा। और वो रखा कैसे जाएगा, जो बात कहाँ की गई होगी, 342 में की गई होगी। ये बात किसके लिए थी, एसटी के लिए थी। अब ऐसी ही एक बात निकल करके आती है ओबीसी के लिए, कि जिसको कहाँ रखा गया है, जिसको कहाँ परिभाषित किया गया है, 342 सब क्लॉज ए में परिभाषित किया गया, 342 ए में परिभाषित किया गया, वो क्या कहलाएगा, ओबीसी कहलाएगा। कौन परिभाषित करेगा, राष्ट्रपति करेगा, किसकी सहायता से, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करेगा और उनको परिभाषित करेगा, उनकी सूची बनवाएगा, ठीक है। अब आते हैं संरचना में आयोग की। आयोग की संरचना हमने पीछे देख ली, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे, ये बात हमने पीछे देख ली थी। 338 खास सब क्लॉज 2 में दिया हुआ था, ठीक है, ये हमने क्या देखा, 338 खास सब क्लॉज 2 में दिया हुआ था, उसकी संरचना तो हमने पीछे देख ली है। अब आता है वर्तमान संरचना, जो 1+1+3 की बात करते हैं हम, तो उसमें है कौन, तो भगवान लाल साहनी उसके अध्यक्ष हैं, लोकेश कुमार प्रजापति उसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और सुधा यादव, कौशलेंद्र सिंह पटेल और थालुजू आचार्य, कौन कौन, सुधा यादव, कौशलेंद्र सिंह पटेल और थालुजू आचार्य, ये क्या है, तीनों सदस्य हैं, ठीक है। तो 1+1+3 ये वर्तमान संरचना है। ये पहला आयोग है, कौन सा है, पहला संवैधानिक ओबीसी आयोग है, पहला ओबीसी संवैधानिक आयोग है, ठीक है, पहला संवैधानिक ओबीसी आयोग है, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, आपने पीछे क्या देखा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब कैसे किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995, जो अधिनियम क्रमांक क्या था, 26 था। कब हुआ, 1995 में अधिनियम लाया गया, कौन सा अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। वो अधिनियम क्रमांक कौन सा था, 26वां था उस वर्ष का, ठीक है। इसके तहत इसको गठित किया गया। संरचना क्या होती है, तो 1+2 होती है, क्या होती है, एक अध्यक्ष होगा, 2 अशासकीय सदस्य होंगे। देखो आपने मध्य प्रदेश में एससी आयोग पढ़ा, मध्य प्रदेश में एसटी आयोग पढ़ा, जो कि आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड है। तो मध्य प्रदेश एससी आयोग का भी वर्ष लगभग यही है 1995, एसटी का भी वर्ष यही है, उनकी संरचना भी यही है, ठीक है। तो अलग से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। संचालक इसका कौन होगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश, इसका क्या होता है, पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। कौन, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो है मध्य प्रदेश का, वो उसका जो संचालक व्यक्ति रहेगा, उसका जो डायरेक्टर रहेगा, वो इसका क्या होता है, इस आयोग का, पिछड़ा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा सांविधिक आयोग जो बनाया गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश किस तरह में सांविधिक आयोग है, ठीक है, क्योंकि ये 95 के अधिनियम से बनाया गया, अधिनियम से बनाई गई चीज़ क्या होती है, सांविधिक होती है, ठीक है। तो नियुक्ति एवं त्यागपत्र क्या है, किसको देंगे, ये जो लोग हैं, ये संरचना वाले लोग किसको देंगे, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, और त्यागपत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे। कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष का होगा। अधिकारिता क्या होगी, सिविल न्यायालय की अधिकारिता होगी। जितने भी आयोग होते हैं सबकी अधिकारिता की क्या होती है, सिविल न्यायालय की ही होती है, उससे ज़्यादा की नहीं, ठीक है।
अब आपके सिलेबस में एक और दिया हुआ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, देखो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की घोषणा, उसको गठित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को की थी, जिसका कार्यकाल प्रारंभिक रूप से अभी 2 वर्ष तय किया गया है, जो कि कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के कल्याण उनके उत्थान की दिशा में कार्य करना। ठीक है, संरचना क्या रखी गई है, 1+2+1, मतलब एक अध्यक्ष, दो अशासकीय सदस्य और एक सदस्य सचिव। ठीक है, 1+2+1 की वो रखी गई है संरचना, अध्यक्ष, दो अशासकीय सदस्य और सदस्य सचिव। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई, 15 अगस्त 2021 को की गई थी। अब आते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी जातियों के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 93 जातियां अथवा उपजातियां अथवा वर्ग समूह ऐसे जो क्या घोषित हैं, पिछड़ा वर्ग घोषित हैं। ठीक है, क्या किस प्रकार से 93 जाति उपजाति वर्ग समूह हैं जो ऐसे क्या घोषित किए गए हैं, पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कैटेगरी में उनकी घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जातियों की अनुमानित आबादी कितनी है, 50.25 के आसपास है। ठीक है, देखो ये एक अनुमानित है, कई लोग आपको मिल जाएंगे 52% के आसपास। ठीक है, 52% है, 53% है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सरकारी डेटा में क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सरकारी डेटा क्या है, 50.25 का है, तो इसको आपको याद रखना है, ओबीसी जातियों का डेटा। ठीक है, एक अनुमानित है ये। ठीक है, अनुमानित क्यों है, क्योंकि जनगणना का डेटा कभी भी जाहिर नहीं हुआ है, जातिगत जनगणना का डेटा कभी भी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए क्या है, एक अनुमानित है ये। आता है इन वर्गों के विकास कार्यक्रमों को राज्य शासन द्वारा अपेक्षित महत्व दिया जा रहा है, शोषण से मुक्ति तथा अपेक्षित अधिकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। ठीक है, आर्थिक विकास में स्वरोजगार संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 94-95 में इसका गठन किया गया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, बस इतना ही आपको याद रखना है, 94-95 में। ठीक है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 94-95। जो काम क्या करता है, वित्त पोषण का काम करता है ओबीसी वर्गों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए। ठीक है, अब आता है जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। ठीक है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ये काम क्या क्या करता है, बहुत सारे काम कर रहा है। राज्य छात्रवृत्ति प्रदान करना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्रवीण छात्रवृत्ति, छात्रावासों, ओबीसी जो हॉस्टल होते हैं उनका संचालन, छात्र गृहों का योजना तैयार करना। ठीक है, इसके अलावा राज्य एवं संघ लोक सेवा की परीक्षा में पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना, 100 सीटर बालक छात्रावासों का निर्माण करना, स्वरोजगार देना, ऐसे बहुत सारे काम उनके द्वारा क्या है किए जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, रामजी महाजन आयोग। क्या है, रामजी महाजन आयोग। 1980 में क्या किया गया था, प्रदेश में पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु अनुशंसाएं करने के लिए रामजी महाजन, जो कि उस समय विधायक होते थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया, 1980 में अर्जुन सिंह की सरकार द्वारा, किसके द्वारा, 1980 में अर्जुन सिंह की सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए रामजी महाजन, जो कि उस समय विधायक थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उसको क्या बोला जाता है, रामजी महाजन आयोग बोला जाता है। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष को शासन द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री का क्या दिया गया था, दर्जा प्रदान किया गया था। इस आयोग में 3 लोग थे, कौन कौन थे, रामजी महाजन उसके अध्यक्ष थे, बैजनाथ चंद्राकर उसके सदस्य थे, टेकूराम साहू उसके सदस्य थे। ये दोनों क्या थे, विधायक थे, ये भी क्या थे, विधायक थे उस समय। ठीक है, तो रामजी महाजन आयोग किसने गठित किया था, अर्जुन सिंह की सरकार ने गठित किया था। कब गठित किया था, 5 सितंबर 1980 को गठित किया गया था। किस चीज़ के लिए, पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु अनुशंसाएं करने के लिए। ठीक है, 3 लोग थे उसमें टोटल, रामजी महाजन उसके अध्यक्ष हो गए, बैजनाथ चंद्राकर, टेटकूराम साहू से क्या हो गए, सदस्य हो गए। ठीक है, अब आते हैं आयोग के गठन की अधिसूचना में आयोग के निर्देश निम्न प्रकार से निर्धारित किया, मतलब आयोग को क्या क्या काम करना है पहले से बताया गया था। क्या बताया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य के वास्तविक निवासियों में सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टियों से पिछड़े हुए वर्ग समूह कौन कौन से, इसकी पहचान करना, मतलब ओबीसी जातियां कौन कौन सी, उसकी पहचान कर लो, उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध बता दो। ठीक है, पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से प्रगति के लिए कुछ कदम उठा दो। ठीक है, इसके अलावा 309 और 16(4) में व्यवस्था जो दी गई। ठीक है, कि राज्य में जो राज्याधीन नौकरियां पदों पिछड़े वर्गों के अर्हता प्राप्त सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में समुचित प्रबंध किए जाएं और ऐसे सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व आश्वस्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतों के अंतर्गत नियमों में प्रावधान किया जाए। मतलब 309 अर्थात कि जो सिविल सेवकों की सेवा शर्तें होती है उसमें क्या किया जाए, कुछ परिवर्तन करवा करके क्या किया जाए, 16(4) में जो व्यवस्था की गई है उसमें बढ़ावा दिया है। 16(4) में क्या बात की गई है, ओबीसी वालों के लिए आरक्षण की बात की है। ठीक है, ओबीसी जो लोग रहते हैं, ओबीसी के जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 16(4) में। और 309 में क्या बात की गई है, सिविल सेवकों के लिए सेवा शर्तों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, इन चीज़ों को संबंधित अनुशंसा के लिए बात की गई थी, किसके कही गई थी, किसको, रामजी आयोग को। ठीक है, रामजी महाजन आयोग क्या है, क्या इस राज्य में पिछड़े वर्गों का सामाजिक शोषण हो रहा है, इस बारे में उनको बताना था। ठीक है, कि मतलब राज्य में ओबीसी लोगों का शोषण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस बारे में उनको क्या करना था, अपनी अनुशंसा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ये पूरा क्या था आपका, रामजी महाजन आयोग था। ठीक है,
तो यहाँ से ये क्या होता है, आपका ये पोर्शन कवर होता है। अब हम एग्जैक्टली चलते हैं कि अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है यूनिट 9 में, ठीक है। तो यूनिट 9 में अभी आपने क्या किया, इसको कवर किया। अल्पसंख्यक आपका हो चुका है, अनुसूचित जाति जनजाति हो चुका है, मानवाधिकार हो चुका है, निजी विश्वविद्यालय हो चुके हैं, और आखिरी में बचता है आपका मध्य प्रदेश प्रवेश शुल्क एवं विनियामक समिति। मध्य प्रदेश प्रवेश शुल्क एवं विनियामक समिति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है। विनियामक समिति और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी जो हो चुका है आपका, उसके सभी के वीडियोज और उनकी पीडीएफ फाइल आपके उसमें टेलीग्राम में अपलोडेड है, वहाँ से आप क्या है उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।